हेलो एवरीवन। चलिए एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं नीट की तैयारी हो या फिर बोर्ड की तैयारी हो या कोई भी कंपटीशन तैयारी हो, हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट, एक एक पैराग्राफ, इसका पिक्चर, इसका टेबल, इसका क्वेश्चन, इसका समरी सारा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए एनसीईआरटी का हर एक पार्ट्स को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग चलिए शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर लिए हुए द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में आप अगर फर्स्ट चैप्टर उठाएं तो यहाँ पर लिखा होगा बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। मतलब क्या है कि ये जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग मेनली पढ़ते हैं, ये तो जानते हैं अच्छी तरह से, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लोगी लोगस शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या स्टडी करते हैं, तो पहला आप ये देखिए, आप एनसीईआरटी पॉइंट देखिए, लाइफ फॉर्म्स का स्टडी करते हैं। यानी कि हम इसका स्ट्रक्चर सबके बारे में पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से फॉर्म है, ये सारा चीज पढ़ते हैं। दूसरा यह पढ़ते हैं कि इसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सा है, कौन कौन सा इसके अंदर लिविंग प्रोसेस होता है। यानी कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं तो हम उसका दो एस्पेक्ट तो जरूर पढ़ते हैं, एक लाइफ फॉर्म, दूसरा लिविंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कौन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हमारे पास है जितने भी आप आसपास एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, है ना, माइक्रोब्स देखते हैं, ये सारा का सारा क्या है, सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। और ये लाइफ फॉर्म्स हो गया, इसका स्टडी करते हैं कि कौन कौन सा लाइफ फॉर्म्स है, और पूरा डिटेल से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। और लिविंग प्रोसेस भी पढ़ते हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस चलता है, जैसे न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है ना। ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है इस लिविंग वर्ल्ड में, यानी कि इस वर्ल्ड में क्या है, ये जो सजीवों की दुनिया है, ये लाइफ की जो दुनिया है, इसमें काफी ज्यादा अमेजिंग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी कि लिविंग वर्ल्ड में क्या है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये कई फॉर्म में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अमेजिंग फॉर्म, है ना, हर एक रंग में मिलेगा, ठीक है, शेप में मिलेगा, साइज में मिलेगा, डिजाइनिंग में मिलेगा। तो सबका अलग अलग रूप रंग डिजाइन है। हम लोग बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन अमेजिंग फॉर्म्स, है ना। तो यहाँ पर अमेजिंग डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। क्लियर है। ये तो हुआ अभी की बात। अब देखिए आप अर्ली मैन की भी बात कुछ हुई है ना। ये कहता है अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि पहले के जो लोग थे, यानी जो आदि मानव थे, वह क्या थे, आदि मानव भी काफी अच्छे से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस कर पाते थे, है ना। उसको भी पता था कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। किस आधार पर आखिर वो पता करते थे, क्या था उसका क्राइटेरिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है ना। तो अर्ली मैन जो था वह डिफरेंस करने में पॉसिबल था कि इनएनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग एंड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया इस वर्ल्ड के सारे चीजों को, एक नॉन लिविंग एक लिविंग। नॉन लिविंग मतलब इनएनिमेट मैटर, जैसे कि विंड है, सी है, फायर है। यानी कि उन्होंने क्या किया, सारे मटेरियल को जो भी डिफरेंसेस था, एक को बनाया उन्होंने इनएनिमेट मैटर, है ना। मैटर को दो भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन सा, एक इनएनिमेट मैटर, जिसमें कि उन्होंने रखा किसको, इसमें रखा गया हमारा विंड है,
सी है, फायर है, ये सब इसमें रहा। दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया एनिमेट का, यानी कि जिसमें कि लिविंग वाला गुण था, है ना। इसमें उन्होंने दो भागों में बांटा सबको, या तो वह प्लांट्स है या फिर वह एनिमल्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो इन एनिमेट मैटर में समझिए क्या होता है और एनिमेट मैटर में क्या होता है। क्लियर है? तो इस तरह से दो भागों में अर्ली मैन भी बांटा था। ओके यहाँ तक? अब आगे आते हैं। एक कॉमन फीचर of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoke। यानी कि ये दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंसेस उन्होंने जो लगाया, जिस आधार पर उन्होंने अलग किया था, वो किसका था? सेंस ऑफ अवे और फियर, या तो डरना या फिर भाग जाना, है ना, ये अंतर था। तो डरता कौन है? नॉन लिविंग के लिविंग डरेगा, भागेगा कौन? भागेगा। ठीक है, तो डरना भागना ये तो लिविंग कर सकता है। जो डरता नहीं हो, जो भागता नहीं हो, इट मीन्स वो नॉन लिविंग है। और जो है जो डरता हो भागता हो वो कौन है? लिविंग है। ये पहले के जो आदि मानव थे, है ना, जो पहले अर्ली मैन थे, उन्होंने ये डिफरेंस बताया था। ओके यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से एनसीईआरटी हर एक पॉइंट को जो है आपको डील करना पड़ेगा, तब आपका जो है ये सारा क्लियर होगा। ओके, चलिए इसको हम रिमूव करते हैं पहले और फिर आपको आगे लेके चलते हैं। इसको आप समझिए, अच्छे से समझिए। ओके, चलिए यहाँ मैं बता रहा था the description of living organism including human beings began much later in human history। यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की हम बात करें, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसमें कि ह्यूमन भी मौजूद है, इसका स्टडी बहुत बाद में हुआ है ना। क्या हुआ है? काफी मच लैटर। अर्ली मैन ही इसका स्टडी कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाद में स्टडी हुआ। ठीक है, लेकिन ज्यादा रिसर्च चूंकि नहीं हो पाया, क्योंकि जो शुरुआती रिसर्च था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था, है ना। क्या होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब ये था कि ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इससे रिलेटेड स्टडी ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण लिमिटेड प्रोग्रेस हो पाया बायोलॉजी में। ठीक है, लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजी। ओके यहाँ तक? ये तो हुआ आपका यहाँ पॉइंट एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। इसका मतलब क्या हो गया कि बायोलॉजी में जो उस समय रिसर्च हो रहा था शुरुआती साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, उसने क्या किया? ह्यूमन ऑरिजिन से रिलेटेड ज्यादा स्टडी कर रहा था, जिसके कारण कोई खास प्रोग्रेस। चलिए देखिए, सेकेंड पेज जो हमारा एनसीईआरटी का है, ये साइंटिस्ट के बारे में है ना, अर्नस्ट मेयर के बारे में है ना। किसके बारे में? ये अर्नस्ट मेयर के बारे में है, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और डेथ 2004 में हुआ था। तो आपके बायोलॉजी का ये एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है, थोड़ा सा इसका डाटा याद कर लेना है, ये आपका नीट में आएगा क्वेश्चन, है ना। इसका जो जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में, इसका जन्म हुआ था कैंप्टन शहर में, जो कि जर्मनी में है ना। कहाँ हुआ था? कैंप्टन, जर्मनी में। क्लियर है यहाँ तक? यह एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि एवोल्यूशन से संबंधित ये ज्यादा रिसर्च करते थे। वैसे ये टैक्सोनॉमी से भी रिलेटेड है। क्लियर है? इसको कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डार्विन का नाम तो ऐसे है ही, आप जानते हैं, जिन्होंने की एवोल्यूशन का खोज किया था, है ना। उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक भी लिखा था। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी नेचुरल सिलेक्शन का भी
थ्योरी दिया था, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन उसकी सदी कुछ और थी, इसकी सदी कुछ और है ना। वह 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, लेकिन ये 20वीं सदी के जो डार्विन है वो कहा जाता है अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है, ठीक है, अर्नस्ट मेयर है, इसको कहा जाता है, जो कि was one of the 100 greatest scientist of all time। अगर हर एक समय के, अगर पूरे समय के 100 साइंटिस्ट का नाम लिया जाए तो उसमें से यह एक साइंटिस्ट होगा, है ना, नंबर 1। नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 100 में है एक, 100 में एक है, ठीक है। यह 1953 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट्स और साइंस के फैकल्टी थे, है ना, क्लियर है। और 1975 में यह रिटायर्ड हो गए। ओके, यहां तक। यह अलेक्जेंडर अगासेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, है ना, ये यहाँ पर इस तरह का ये टाइटल लिए हुए, ये उपाधि इनको मिला है, ठीक है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहला चीज तो ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब तो नहीं आता है, लेकिन ये जो इसका टाइटल था, ये टाइटल याद रखना पड़ेगा अलेक्जेंडर, है ना। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर रिसर्च स्पैन ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर इसका कहाँ कहाँ योगदान है ये जाना। जैसे ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर क्या होता है, बर्ड्स का स्टडी होता है ना। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब बर्ड्स का स्टडी किया, यानी कि ये बर्ड्स से रिलेटेड साइंटिस्ट भी थे, इसका भी स्टडी करते थे। टैक्सोनॉमी का है ना, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब करते हैं, वो टैक्सोनॉमी में होता है। फिर जूजियोग्राफी मतलब एनिमल्स का कहाँ कहाँ किस रूप में उसका हैबिटेट वगैरह है, कहाँ कैसे पाया जाता है, इससे रिलेटेड भी स्टडी के वाले ये साइंटिस्ट थे। यानी कि जूजियोग्राफी में भी इसका नाम है, इसका रिसर्च हुआ है, एवोल्यूशन में इसका रिसर्च रहा है, सिस्टमेटिक में रिसर्च हुआ है, सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में से ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है, जिसमें हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी क्या रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। तो आगे ये सब का टर्म आएगा डिस्क्रिप्शन बाद में। एंड द हिस्ट्री एंड द फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ये सब क्षेत्र में इनका रिसर्च रहा। एक तरह से कहिए तो काफी ज्यादा इनका रिसर्च रहा है, ठीक है। कई क्षेत्रों में इसका रिसर्च रहा, ऑर्निथोबायोलॉजी है ना, टैक्सोनॉमी है, जूजियोग्राफी है, इवोल्यूशन है, सिस्टमैटिक्स है, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी है ना, ये सब है। और आजकल तो खैर आप एक ही क्षेत्र में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा एरिया नहीं मिलता है। अब इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका बायोलॉजी में, इतना ज़्यादा बायोलॉजिकल नॉलेज आ गया है कि एक एक एरिया के लिए एक एक ब्रांच अब तैयार है, ठीक है। ही ऑलमोस्ट सिंगल handily made the origin of species diversity the central questions of evolutionary biology that it is today, है ना। इन्होंने origin of species जो हुआ है, किस प्रकार से डाइवर्स हुआ है, इन्होंने इसका भी एक्सप्लेनेशन किया है ना। इसके अलावा इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का क्या डेफिनेशन होना चाहिए वो इन्होंने करेंटली अपना डेफिनेशन दिया है। तो इसका डेफिनेशन स्पीसीज का जो होता है, जिसमें कहा जाता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अगर क्रॉस कराया जाएगा तो क्या होता है, इसमें स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। यानी स्पीसीज वो होता है जिसको हम क्रॉस कराएंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। तो ये बायोलॉजिकल स्पीसीज को इन्होंने डिफाइन किया है। मायर को जो है अवार्डेड 3 प्राइजेज, है ना, इसको 3 बार प्राइज मिल चुका है। यानी कि इसको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, है ना। इसको क्या कहता है, ट्रिपल क्राउन, यानी बड़ा बड़ा ये प्राइज ले चुका है। जो तीनों प्राइज लिया है उसको ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। यानी बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन का प्राइज इसी के पास, अर्नस्ट मायर के पास है। कौन कौन सा प्राइज है, एक बाल्जन प्राइज है 1983 में मिला है, एक इंटरनेशनल प्राइज है बायोलॉजी जो कि 1994 में मिला हुआ है, ठीक है, और एक
क्रैफोर्ड प्राइज है जो कि 1990 में मिला है। फिर इसके बाद 2004 में इसकी डेट हो जाती है, यानी कि लगभग 100 साल ये जिंदा रहे हैं। क्लियर है? कितना साल जिंदा रहा ये? लगभग 100 ईयर्स जिंदा रहा। क्लियर है? तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के व्यू से। एक बार मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहला चीज, अर्नस्ट मायर डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ये याद रखना है हर हाल में। ठीक है? इसके अलावे ठीक है, ये जो है किस नाम से, यानी क्या इसको अवार्ड मिला था, किस नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, ये याद रखना है कि अलेक्जेंडर वाला उपाधि मिला था इसको। ठीक है, किस एरिया से रिलेटेड थे, तो ज्यादा नहीं, टैक्सोनॉमी से इसका क्वेश्चन आते हैं, इवोल्यूशन और सिस्टमेटिक्स, ये 3 पॉइंट कम से कम याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो करंट डेफिनेशन इन्होंने दिया था उसको आज एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, इन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी को जीता था, है ना। इतना सा अगर आप कम से कम देख लेंगे तो ये काफी है इसके लिए, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अर्नस्ट मायर हमारा एक टैक्सोनॉमिस्ट के नाम पर इस चैप्टर में जो यूज हुआ है ना, वो टैक्सोनॉमिस्ट के लिए यूज हुआ है। ओके, चलिए क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, थैंक यू। अब आगे हम फर्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं।